कामयाबी की रोशनी में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि कुछ चमकते सितारे ऐसे भी हैं जिनकी शुरुआत सिर्फ एक सपने से हुई थी। ये हैं कुछ ऐसे ही सितारों की अनकही कहानियां। ये है किस्सा ख्वाबों का। बिहार के गांव में पैदा हुआ एक किसान का बेटा आज मुंबई के सबसे लोकप्रिय एक्टर्स में से एक है। पंकज त्रिपाठी को देखकर ये जरूर कह सकते हैं कि सपने साकार होते हैं, बस सपने देखने की हिम्मत और मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। किस्सा ख्वाबों का के इस एपिसोड में पंकज ने बताया कि कैसे किसानी ने उन्हें एक बेहतर एक्टर बनने में मदद की, अपनी अनोखी प्रेम कहानी के बारे में बताया और ये भी बताया कि वो एक इंसान और कलाकार के तौर पर अपने आप को कैसे बेहतर बना रहे हैं। पंकज, शुरू से शुरुआत करते हैं जी। पहले बताएं कि आपकी पहली मूवी मेमोरी क्या है? अंधा कानून फिल्म का नाम था और 9th क्लास में था मैं गांव में। तो मेरे गांव से कुछ मेरा स्कूल जो था, हाई स्कूल में 9th में पढ़ता था, जहां वो 1 या 1.5 किलोमीटर दूर है। माधोपुर बाजार करके एक जगह है मेरे बिलसण से आगे। वो नदी के किनारे किनारे सड़क है, उस स्कूल में जाती है। उस स्कूल का नाम है धरीक्षण प्रसाद उच्चांगल विद्यालय। जो उसके संस्थापक थे वो माधोपुर के एक व्यापारी थे, धरीक्षण प्रसाद उनका नाम था, और वो नेपाल में कोई बिजनेस करते थे। और गांव में आने के बाद उन्होंने एक स्कूल खोला बच्चों के लिए, बाद में वो गवर्नमेंट स्कूल हो गया। तो ये किस्सा मैं एक दिन किसी जर्नलिस्ट को बता रहा था, अपने स्कूल का नाम। नीलबट्टे सन्नाटा के वक्त मुझे फोन किया कि यार तुम किस स्कूल में पढ़े हो, तुम्हारे मैथ टीचर कैसे थे? तो मैं बोला मेरे स्कूल का नाम था धरीक्षण प्रसाद उच्चांगल विद्यालय। तो बोले उच्चांगल मतलब ये क्या? आई थिंक आपको भी सवाल होगा। हाँ, उच्चांगल मैं पूछने वाली थी। हाँ, तो उच्च, हाई को उच्च बोलते हैं और इंग्लिश को आंगल बोलते हैं। धरीक्षण प्रसाद हाई इंग्लिश स्कूल जो हिंदी मीडियम का था, इसलिए उच्चांगल उसको कर दिया गया था। तो वहां पढ़ता था। और 9th में एक उन दिनों हमारे गांव में वीडियो थिएटर का कॉन्सेप्ट आया था, वीडियो हॉल। 1 रुपए का टिकट लगता था और उसमें आओ फिर देखो फिल्में। तो अंधा कानून लगी थी और मुझे कुछ नहीं मालूम था उसके पहले कि अमिताभ बच्चन कौन है और सिनेमा क्या होता है टाइप। तो फिर आप गए कैसे? मैं सब बच्चे जा रहे थे देखने, और वो 1 आध महीने हो चुके थे उस वीडियो थिएटर को। तो सुना था कि उसमें फिल्में चलती हैं, तो क्या होती है चीज, तो चलो। तो मैं गया, 1 रुपए का टिकट लिया। उसके पहले, टिकट लेने के पहले, मैं वो बाहर एक पोस्टर लगा हुआ था, अंधा, ऊपर आई थिंक अंधा था, बीच में डॉट था और कानून लिखा हुआ था। तो मैं 10 मिनट पोस्टर देखा था उस फिल्म का। और मेरी मदर टंग भोजपुरी है, तो अंधा मतलब मैंने सोचा ब्लाइंड। और कानून को मुझे मालूम चला कि अंधा, कानून शब्द से मैं परिचित नहीं था, मतलब ये कानून क्या होता है। हमारे यहाँ नमक को नून बोलते हैं। तो मुझे लगा एक ब्लाइंड आदमी का नमक ये फिल्म है। अंधा, अंधे का नून। तो मैंने का के बाद एक कॉमा खुद से लगा लिया अपनी समझ से कि अंधा कानून, एक ब्लाइंड आदमी के नमक के बारे में कहानी होगी। लेकिन ब्लाइंड आदमी का नमक होता क्या है? पता नहीं कि नमक अदा करना, नमक का भाव चुकाना, मेरा नमक खा के गद्दारी कर रहे हो, ऐसा कुछ बचपन में सुना होगा। हाँ। तो मुझे लगा कि अंधे आदमी का नून, कि एक अंधे आदमी की जिंदगी में नून का मतलब क्या है, नमक का, या उसकी जर्नी के ऊपर है कि उसने किसी का नमक खाया हो तो उसको अता किया हो, मतलब रिवर्ट किया हो किसी तरीके से। तो पिक्चर शुरू हुई, थोड़ी देर में मुझे सिर्फ एक याद है गाना, हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं थ्रू आउट द फिल्म सोच रहा था कि यार वो अंधा कौन है और नमक की बात कहाँ कब शुरू होगी। तो नहीं हुआ। फिर देखा जज वज आ गए और ऑर्डर और जस्टिस, मतलब कोर्ट का बात चलने लगा। तो बीच में इंटरवल के बाद मुझे लगा कि दोस्त, मैं फिर इंटरवल बीच में हुआ, छुट्टी होती थी, वहां भी समोसा या चॉकलेट बिकते थे बहुत सस्ते, 20 पैसे 10 पैसे में। तो मैं बाहर आके पोस्टर दोबारा देखा तो मैं समझा कि नहीं बाबा, ये कानून में गलत समझ लिया था। ये एक शब्द है, का और नून अलग अलग नहीं है, ये अदालत की बात हो रही है। कुछ नमक का कोई जिक्र नहीं है इस फिल्म में। क्या हुआ उस साल या उसके 1 साल बाद हमारे यहाँ एक रामनवमी का मेला लगता है अप्रैल महीने में। तो रामनवमी में भी वो अगेन वो वीडियो हॉल टेंट में लगाते हैं, बड़ा सा एक टेंट बना के, उसमें 100-200 लोग बैठते हैं और पिक्चर देखते हैं। तो वो किस्सा, वो घटना ये थी कि उसमें फिल्म चल रही थी नाम, और गाने महेश भट्ट साहब की नाम, संजय दत्त और बाकी एक्टर तो याद नहीं मुझे अब।
तो चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों की याद। अचानक इतने में ना हमें लगा कि पीछे से भगदड़ मची और पीठ पे डंडा लगा। तो पता चला पुलिस आ गए, 2 पुलिस वाले आ गए थे और उस वीडियो जो चला रहा था मेले में उसने उनको पैसे वैसे नहीं दिए थे, तो वो घुस के मारने लगे कि लाइसेंस नहीं है, इलीगल है, गलत है, भागो भागो। तो एक आध डंडा खाए और टेंट के नीचे से ऐसे घसड़ के ऊपर उस पार निकल गए। तो ये 3 किस्सा है। संजू बाबा को मैंने जब अग्निपथ के वक्त मिला था तो ये कहानी बताया था कि हम आपके चक्कर में 2 बार लाठी खाए हैं। एक आई है चिट्ठी आई है, और उस वक्त रोना आता था इस गाने पे। गाना हम लोग रेडियो में सुन चुके थे बड़े दिनों के बाद। बहुत इमोशनल गाना, बहुत इमोशनल गाना हाँ, था। हाँ। और तो एक बार लाठी वहां खाई थी, दोबारा उनकी फिल्म आई थी सड़क, और पटना रीजेंट थिएटर में उस समय ब्लैक टिकट मिलते थे। तो वो बॉक्स ऑफिस में एक पतला सा ऐसे खिड़की में छोटा सा होल होता है जिसमें हाथ डाल के और डीसी बोलना होता है। डीसी क्या? अपर क्लास और हाँ बालकनी और ड्रेस सर्कल ऐसा नाम था, डीसी और स्टॉल नीचे का। तो उसमें एक ब्लैक का टिकट था, तो उस समय के काउंटर से 50 बेचते थे, बाकी ब्लैक टिकट वाले अंदर बाहर डीसी 20 का 30। तो उसमें 3-4 हाथों के बीच मैंने अपना हाथ भी डाल दिया था। एक हाथ साथ 3 लोग घुसाते थे, भैया एगो डीसी, भैया इधर देखिए। इतने में फिर पीछे से लाठी पड़ी कि भाट लाइन में आओ। और लाइन में खींच के पीछे निकाल दिया मुझे एक लाठी खाने के बाद। तब तक आगे 2 लोगों को देख के उसने बोल दिया हाउसफुल, काउंटर क्लोज। तो आपने देखी नहीं सड़क? नहीं देखी। उसके बाद नहीं, उसके बाद देखी दोबारा। गया फिर और थोड़ी प्लानिंग करके गया और फिर टिकट लेके देखा था। तो लेकिन सड़क वाली घटना पटना की है, और ये रामनवमी का मेला और बसंत टॉकीज और अंधे का नमक ये मेरे गांव का किस्से हैं। हाँ। तो आपके घर में आप सबसे छोटे हैं? सबसे छोटा हूँ। 2 बड़ी बहनें हैं, 2 बड़े भाई हैं। तो क्या आपको बहुत लाड़ प्यार मिलता था या फिर आपको थोड़ा सा बुली करते थे? मैं 2 ही भाई हूँ, 2 बड़े नहीं हूँ मैं। सब एक मेरे बड़े भाई हैं, एक मैं छोटा हूँ। 2 बहनें, हम 4 भाई बहन थे। नहीं, लाड़ प्यार बहुत मिलता था। लेकिन जो मेरे बड़े भाई साहब है ना, विजेंद्र तिवारी उनका नाम है, तो वो थोड़े मुझे बहुत मारते थे बचपन में। वो थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं। खेलने चले जाओ और लेट से मैं आता था, शाम को थोड़ी देर कर देता था। कितना फर्क है उम्र में? उम्र में आई थिंक हमारे 15 साल का गैप होगा। ओह, तो काफी काफी। जी, वो पिता समान है। मुझे याद है अभी भी, एक धर्मनाथ बाबा थे मेरे गांव में, वो थोड़े तंत्र मंत्र जानते थे। तो मैं कल परसों अचानक बैठे हुए ना, मुझे उनके दरवाजे पे एक हैंडपंप था, चापाकल, और मुझे याद आई वो घटना कि मैं आई थिंक 6 में पहुंच चुका था, और मेरे भाई मुझे नहलाने के लिए, वो नहलाते थे मुझे, उनके कल पे ले आते थे, चापाकल पे। वहां थोड़ा अच्छा प्लास्टर बना हुआ था नीचे, और मुझे कपड़ा खोल के बिल्कुल नंगा करके नेकेड होके मुझे शर्म आती थी छठे में आने के बाद कि यार इतने लोगों के सामने चुप खड़ा रह, हिलो मत। और वो पता नहीं क्या था उनके हाथों में ना, कि मुझे हर हफ्ते में 1 ही दिन नहलाते थे। वैसे मैं रोज नहाता था, लेकिन जब वो नहलाने जाएं तो ऐसा साबुन वाबुन और इतना रगड़े ना कि उनके नहलाने के बाद ना मेरी एक पर काया बदल जाती थी। मैं अचानक गोरा सफेद लगने लगता था। ऐसा लगता था कि मुझे वो ड्राई क्लीन करके निकाले हैं, या क्या बोलते हैं उसको, वो कुछ एक लगाते हैं ना जिससे लोग गोरे हो जाते हैं टाइप। तो वो इतना घसते थे। तो खैर, तो वो बड़े भाई साहब बहुत मारते थे। तो बुलिंग इस सेंस में होता था कि मैं बहुत खेलने वाला था, पढ़ाई में मेरी उतनी रुचि नहीं थी। और मैं जब खेलने जाऊं, वो खेलने के झोंक में थोड़ा शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए शाम को गांव में, तो मैं बचने के लिए ना, मेरे गांव में एक डाक पोस्टमैन थे, गनू चचा। तो मुझे मालूम है कि चिट्ठी मेरे घर की आ चुकी है कल, या 1 हफ्ते पहले एक आई थी। उस वक्त महीने में 2 चिट्ठियां आती थी, कभी कोई बहन ने भेज दिया या कोई से रिश्तेदारी से आ गई। मैं रोज उनके दरवाजे पे शाम को दौड़ते हुए जाता था, गनू चचा कोई चिट्ठी आई है क्या मेरे यहाँ की, खाली उनको दर्ज कराने की, पूछवाऊंगा कि मैं गया था। मुझे लेट इसलिए नहीं हुआ कि मैं खेल रहा था। पोस्टमैन आए नहीं थे गांव में, तो मैं उनके दरवाजे पे बैठ के उनका इंतजार कर रहा था कि वो आए तो मैं घर की चिट्ठी पूछ लूं। तो फिर घर आता था कि मैं तो लेट नहीं, मैं तो चिट्ठी के चक्कर में बैठा था। आपकी कहानी थी? ये मेरी कहानी थी कि चिट्ठी के बहाने थोड़ा आधे घंटे का एडजस्टमेंट हो जाए। तो भाई नाराज होते थे, कभी कभी पीटते भी थे।
मुझे वैसे ही घर से खेलने भागना है। माँ पूरी नजर बिठाए बैठी है कि यार ये लड़का, तुम जाना मत खेलने, आज पढ़ना है, आज शाम को। तो मैं घर में हाफ पैंट पहने रहता था, बनियान या टी शर्ट जो भी मिलता था कपड़ा, तो खाली बदन, और घर में घूम रहा हूँ बहुत कॉन्फिडेंट होके, माँ को दिखा रहा हूँ कि मैं तो यही हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा। और चुपके से एक शर्ट, एक घर के पीछे खिड़की थी जिससे वो नदी दिखती थी, तो उसके नीचे जाके फेंक देता था एक कपड़ा पीछे, और फिर घर में घूम रहे हैं 3-4-5 मिनट तक कि सब लोग कॉन्फिडेंट हो गए कि अब ये बच्चा तो नंगे बदन गांव खेलने जाएगा नहीं, घर ही में है। फिर चुपके से उत्तर एक दरवाजा था, उस दरवाजे से निकले, पीछे गए, और घर के पीछे जो खेतों में शर्ट गिरा है उसको पहन के फरार। तो ऑलमोस्ट इस पर मार पड़ती थी कि यार ये कैसे सुधरेगा, इसका क्या होगा इस लड़के का। भाग जाता था खेलने। खैर, मैं किस्सा को हूँ। देखिए, आपने एक सिनेमा से पूछा और मैं न जाने अपने बचपन का कितनी कहानियां बता दी। नहीं प्लीज बताइए। अच्छा ये बताएं, मैंने ये भी पढ़ा कि आपके घर में टेलीविजन नहीं था। नहीं, आज भी नहीं है। आज भी नहीं है? भी मेरे गांव में नहीं है टीवी। मेरे माँ बाबू जी को देखना नहीं है। अब अफोर्ड कर सकते हैं, बिजली भी आ गई है। मैं पूछा भी उनको, कम से कम मुझे तो देख पाओगे? बोले नहीं, हमें नहीं चाहिए, ये मत लगाओ, हमारे लिए झंझट होगा ये सब। तो आज भी नहीं है टीवी मेरे घर पे। आपको भी नहीं देखना चाहते? मैं तो मुंबई में भी नहीं देखता हूँ टीवी, तो गांव पे नहीं। मुझे भी नहीं देखना चाहते हैं टीवी पे। मेरे माँ बाप को ठीक से पता नहीं है कि मैं करता क्या हूँ या मुझे कितने लोग जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले वही एक फैन आ गया था घर पे। अब ये फैन क्या होता है एक्टर के लिए, माँ को समझाने में आधे घंटे लग गए। और वो कपड़ा लेके आए थे दिल्ली से, कोई आदमी, लड़का था वो, तो उनके लिए साड़ी, और बोला तुम कैसे हमें जानते हो? तो वो बोला मैं जानता हूँ, मैं आपके बेटे का फैन हूँ। तो जो लड़का मिलवा रहा था उससे पूछ रही है मेरी माँ, ये फैन का होला, ये फैन कैसे होला, मतलब तुम हमारे बच्चे को जानते हो? बोला हाँ। वो तुमको जानता है? तो बोला नहीं। तो फिर तुम कैसे जानते हो उसको? मेरी माँ को अभी भी लगता है कि दो लोग एक फैन तभी कोई हो सकता है, मतलब दोनों एक दूसरे को जाने, कि जैसे तुम मेरे बेटे को जानते हो तो उसको भी तुम्हें जानना चाहिए। तो खैर वो बोली उसके बाद मुझे कि अपना तुम अखबार में बात छपवा दो कि अब मुझे पता चल गया तुम्हारे फैन हैं, कि कोई फैन घर पे आए तो मुझे कपड़ा लत्ता नहीं चाहिए किसी से, बगैर कपड़े के आए, मिले, मुझे देख के प्रणाम करे और चला जाए। तो ऐसा उसने बोला, अखबार में छपवाओ ये बात। पहले किस्सा मेरी माँ बता रही थी, उसको किसी ने इंटरव्यू लिया था, तो बोलती थी मेरे घर के साथ में ना खेत थे, मेरे घर से लगे भी खेत हैं, तो बोलती थी तुम उनमें कुछ सब्जियां उगाओ ताकि कम से कम हमें ताजी और अच्छी सब्जियां मिलेंगी घर की। तो मैं उस समय बोलता था कि अरे माई, हम सब्जी ना उगाए, हम पैसा उगाए। तो बोलती थी खेत में कैसे पैसा उगेंगे? तो मैं बोलता देखना उगाऊंगा। ये बात उसने किसी को बोला कुछ दिन पहले, मैं कल देख रहा था, और रोने लगी बोल के, कि बोलता था पैसा उगाऊंगा। तो गो बैक टू द खेत का टाइम। yes, तो आप खेती कर रहे हैं, आप छोटे हैं उस वक्त, सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी और सबसे बड़ा सपना क्या था? किसान को कभी भी आप खाते देखेंगी ना, वो चाहे किसी प्रदेश का हो, नॉर्थ बिहार, साउथ का हो, कहीं का हो, तो उसकी थाली में ना एक दाना आपको छुटा हुआ नहीं मिलेगा, सिंगल एक राइस का सीड भी नहीं बचेगा। तो मैं अक्सर देखता हूँ, मेरे कई जानने वाले लोग एक रोटी आधी रोटी छोड़ देंगे। तो मुझे लगता है कि यार वो एक दाना उपजाने का दर्द जो है ना, वो किसान को पता है। तो उसको मालूम है, भले ओवर ईटिंग कर लेगा अगर थोड़ी ज्यादा थाली में आ गई है तो, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं। या बच गया तो दरवाजे पे गाय हैं और जानवर हैं, किसी और को खिला दे। हाँ, तो जानवरों का एक पॉट होता है, कौरा बोलते हैं हमारे यहाँ, उसमें घर का बचा हुआ अनाज जो थाली में छूट गई उसमें डाला जाता है और वो गाय को खिलाया जाता है, किसी भी जानवर को, बैल को, भैंस को। तो उस वक्त मुझे मालूम था क्राइसिस की, एक मौसम में ना कैसे बड़ा सिंबॉलिक शॉट है, फिल्मों में भी दिखता है कि किसान एक फार्मर आसमान की तरफ बादलों को देखता है। मैं रियल में अपने बाप को, अपने गांव के लोगों को आसमान में बादलों की तरफ देखा हूं, ताकते हुए कि यार काला बादल तो भइल बा, बुझाता आज बरसी। तो एक ऐसा काम है किसानी, फार्मिंग, जो एक मौसम की वजह पे डिपेंड करता है। बारिश नहीं हुई, फसल सूख जाएगा। चलो अब तो सिंचाई के साधन ट्यूबवेल थे, ट्यूबवेल में डीजल लगता था, पैसे लगते थे। मैं अपने संग संग दूसरों का भी खेत पटाता था, तो उनसे हम पैसे लेते थे। मुझे याद है 12 रुपए घंटा, 1 घंटे पानी मैंने उनको दिया तो 12 रुपए मैं लेता था मेरे अपने ट्यूबवेल का, उसमें डीजल मशीन का जो भी फी हो, चार्ज हो। तो उस पे डिपेंड है मौसम पे।
ओले पड़ गए अचानक, जो बर्फ गिरते हैं, तो भी खड़ी गेहूं की फसल, साल की मेहनत गई, पूरी मेहनत गई। 1 घंटे ओले पड़ गए, सब समाप्त। तंबाकू के पत्ते फट जाते थे, जैसे पत्ते फट गए ओले पड़ने पे, उसकी कोई कीमत नहीं है, वो सी ग्रेड हो गया। तो वो व्यथा देखता था मैं अपने बाप को, इसीलिए मेरे बाबूजी किसानी के संग संग पंडिताई करते थे, पूजा पाठ, क्योंकि पूजा पाठ बैकअप रहेगा, खेती से काम नहीं चलेगा। तो पूजा पाठ से मुझे याद है बाबूजी जब भी शाम को आते थे घर पे, तो उनके कंधे पे बहुत सारी गठरियां होती थी, जिसमें दाल, चावल, आलू, ड्राई फ्रूट्स, मिठाइयाँ जो चढ़ाते थे लोग पूजा में, वो मेरे बाप बांध के 12 किलोमीटर पैदल चल के आते थे मेरे घर से वो बाजार। मैं थोड़ा भावुक आदमी हूँ, अभी ठीक हो जाऊंगा। ये जब से समझना शुरू किया, नौ 10 साल, ये जो किस्से हैं, ये जो यादें हैं, वही हमारा एफडी है। सबको नहीं मिलती है ऐसी यादें। और गोडाउन जो है ना, ये मेमोरी रिकॉल होता है एक एक्टर की जिंदगी में, कि किसी सीन में आप रिलेट करो ऐसी घटना। मैं जब गोरकी को पढ़ रहा था, मेरा बचपन, आई थिंक काफी पटना आने के बाद, तो गोरकी को पढ़ते हुए मुझे लगा ये तो मेरी जिंदगी है, लैंडस्केप अलग है, बाकी एक ही है। तो खैर सपने की बात थी, किसानी से मैं इधर उधर भटक गया। नहीं, आप कह रहे थे आपके पिताजी वो 10-12 किलोमीटर सब उठा के लाते थे। हाँ, क्योंकि वो साइकिल चलाना नहीं सीख पाए थे, तो चलना जरूरी तो उन पैदल चलते थे। और आई थिंक शायद उनके बाबूजी, जब मेरे पिताजी 12 साल के थे, तो उनके पिताजी का देहांत हो गया था, तो 12 साल में ही उन्होंने घर की जिम्मेदारी उठा ली। और स्थितियां वैसी नहीं थी कि कहाँ मैं भावुक हो गया, रुकिए। हाँ, खैर, तो उसका असर मेरे एक्टिंग करियर पे कैसे पड़ा ना, कि मैं बहुत दिन तक, मुझे कोई 5,000 रुपए देता था, एक पुलिस का रोल है टीवी शो में, या कोई ऐड करना है, तो मुझे मना करने में, 5,000 रुपए छोड़ने में लगता था यार मेरे बाबूजी तो 200 रुपए के लिए पूरी रात जगते थे। एक शादी कराने में 200 रुपए उनको मिलते थे। ये वो गठरी देखा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों मना कर रहा हूँ? मैं इस दिन काम नहीं करूंगा, घर में बैठ के चावल दाल खाऊंगा, इससे बेटर है जो भी मिल रहा है ना करके आते हैं। तो बहुत सालों तक करता रहा। अभी भी मैं नहीं निकला हूं पूरी तरीके से, अभी भी कई बार, हालांकि अब समझने लगा हूं कि बाबा सब करूंगा तो फिर दुकान बंद हो जाएगी। तो अब वो ठीक है कि निकलो। मेरी पत्नी बोलते रहती है कि तुम गांव के थे, अब हो नहीं, 15 साल मुंबई में हो गए तुम्हें, तुम प्रोफेशनल एक्टर हो, काम कर रहे हो, तो अब तुम उसमें उलझे मत रहो, राइट, आगे निकलो, एक्सपीरियंस तुम्हारा है, वो कहीं नहीं जाने वाला, वो मेरे पास है। तो उस वक्त का ड्रीम जो था ना, खेतों में काम करते वक्त, ये था कि यार किसानी कितनी परेशानी का काम है, फार्मिंग करना। बैठ के जब भी मैं देखता हूं ना कि लोग टीवी पे डिबेट करते हैं और जहां तहां किसानों की बात होती है, तो मुझे बड़ा दुख होता है। मेरे को लगता है कि इनको दर्द कैसे, कहां पता है किसानी का, खेती करने का, जब तक खुद ना करो, जब तक खुद ना करो। तो एक कहावत है, जेके पाँव न फाटे बिवाई, वो क्या जाने दर्द पर आई। जिसके पाँव में वो जो बिवाई फट जाता है ना गर्मी से, और चलने से पैदल खाली पाँव, ब्लिस्टर जो होता है, हाँ ब्लिस्टर्स, तो जिसके पाँव न फाटे बिवाई, वो क्या जाने दर्द पर आई। दूसरों का दर्द कैसे समझोगे? तो उस वक्त एक सपना था ना कि एक ट्रैक्टर खरीद लूं। सबसे बड़ा सपना, सबसे बड़ा ड्रीम था कि एक ट्रैक्टर खरीद लूं, ताकि हमारे खेती में, और बैलों का वक्त जा रहा था धीरे धीरे, मुश्किल हो रहा था 2 बैलों को एक साथ रखना, बैल खिलाना, उनको मेंटेन करना, एक आदमी चाहिए उस पे। तो काफी जानवरों से जुड़ा रहा मेरा बचपन। अभी अचानक बैल से किस्सा याद है मेरे बचपन का। मैं बकरी का दूध पी के पला हूं। उस वक्त तो कुछ
मेरी माँ के ब्रेस्ट में घाव हो गया था, कुछ हो गया था, बहुत भयानक बीमारी। तो हुआ कि वो फीडिंग मुझे नहीं करा सकती हैं, तो बकरी लाओ। तो मेरे घर में कोई बकरी थी, मुझे तो याद नहीं है, मैं तो बिल्कुल बच्चा रहा होऊंगा। तो उसी वक्त अभी पता चला, मेरी माँ ने कहीं बोला, मेरी दादी ने मेरा नाम शुभ नारायण रखी थी, पैदा हुआ तो शुभ नारायण। ये पंकज बाद में हुआ। हाँ। तो लेकिन शुभ नारायण से पंकज कैसे हो गया? पता नहीं कैसे हो गया, मालूम नहीं। वो तो जब मेरे बड़े भाई ही गए थे मेरा एडमिशन कराने गांव के स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, तो उन्होंने पूछा डेट ऑफ बर्थ क्या है, बच्चे का क्या लिखे। तो वो आसमान देखने लगे कि यार कब पैदा हुआ था ये। तो उन्हें लगा महीना तो सितंबर था, याद आ गया। जिउतिया एक त्योहार होता है, उसके अगले दिन वहाँ हमारे यहाँ बिहार यूपी में माएँ बेटों के लिए करती हैं, और उसी त्योहार के नेक्स्ट डे जिस दिन व्रत खत्म होता है मैं पैदा हुआ था। तो वो बोले महीना सितंबर था, तो सितंबर में अच्छा दिन 5 सितंबर है, राधा वो कृष्णन जी की जयंती है, टीचर्स डे जिसको बोलते हैं। तो 5 सितंबर लिख दो। तो 5 सितंबर लिख दिए, और ये मुझे 28 साल की उम्र तक मुझे लगता था मैं 5 सितंबर को पैदा हुआ हूँ। जब मेरी शादी तय हुई मृदुला से, तो उन लोगों ने कुछ कुंडली वुंडली बनाया, तो पता चला कि मैं तो 28 सितंबर का पैदा हुआ हूँ। तो मुझे 29वें साल में पता चला 5 सितंबर नहीं 28 सितंबर है। खैर अच्छा है कि आप पंकज हो गए। शुभ नारायण तो कुछ स्क्रीन में हाँ, मतलब मैं एक्टर होता तो कैसा लगता। शुभ नारायण, हालांकि श्री नारायण है, एक एडिटर है, डायरेक्टर है श्री नारायण। तो शुभ नारायण कैसा लगता कि मतलब कालीन भैया का रोल शुभ नारायण ने किया है। पंकज, आपने कहा कि बीइंग अ फार्मर टॉट यू पेशेंस, क्योंकि एक किसान बीज बोता है और फिर महीने इंतजार करता है फसल के लिए। ये सीख एक्टिंग में कैसे काम आई? ये एक्टिंग में वैसे काम आई